हेलो फ्रेंड्स, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उनकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था, कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक कैसी प्रतिक्रिया है। जब कोयला यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये कैसी क्रिया है। यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन हटती है वो आपका अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो भी इसका आंसर होगा। इसके अलावा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है। तो एस ब्लॉक के तत्व जो क्षारीय धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेली ना करें रब से फरियाद, इसे आप याद रख सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीन धातुएं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये नरम होती हैं। तो आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, लिथियम दे रखा है, तो भी इसका आंसर होगा। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम धातु है, सोडियम और पोटेशियम धातु ये अत्यधिक क्रियाशील होती है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और आयनीकरण ऊर्जा का मान कम होता है, इसलिए क्रियाशील होने के कारण जब इनको हवा में खुला छोड़ा जाता है तो ये जलवाष्प के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम धातुओं को किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये भी पूछा गया था कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है इसलिए। चार प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम के संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक सर्किट में जोड़ा गया है, तो इसका परिणाम क्या होगा। यानी सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इनको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, श्रेणी क्रम में जोड़ते तो इनका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता, लेकिन आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है इसलिए इसको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R3 और 1/R4। आपको चार प्रतिरोध दे रखे हैं, 1/1 प्लस 1/2, 1/4 और 1/4। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1/R का मान कितना आ गया, 8/4। तो इस R का मान क्या होगा, इसको उल्टा कर दो तो 4/8 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। तो फिर भाग देते हैं तो 0.5 आएगा, यानी इसको 10 मानकर भाग देंगे तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 0.5 ओम प्रतिरोध इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत है, इसको प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है। जो वायुमंडल में ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये है वो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं पृथ्वी पर, इनको रोकने का कार्य करती है क्योंकि ये हानिकारक है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इनको रोकने के लिए ओजोन परत है वो काम करती है। ओजोन परत है, इसको सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर है उसमें काम में लिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ओजोन परत को, और यही ओजोन परत है ये प्राकृतिक ढाल के रूप में पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है, इनमें से क्षारीय धातु कौन सी नहीं है। तो एस ब्लॉक में जो है, ली ना करे रब से फरियाद, ये आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में इनके अलावा कौन सा दे रखा है, ये सभी क्षारीय धातु हैं। इनके अलावा आपको पारा ऑप्शन में दे रखा है, तो पारा है ये क्षारीय धातु नहीं है, ये डी ब्लॉक में पाई जाती है, इसको संक्रमण धातु कहते हैं। ये यहाँ पर पाई जाती है डी ब्लॉक में, इसको क्या कहते हैं, संक्रमण धातु, इसका प्रतीक क्या होता है, Hg। तो पारा है ये क्षारीय धातु नहीं है, संक्रमण धातु है। निम्न में से कौन सी एक जंग रोकथाम की विधि है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना वो किसके कारण होता है, जब लोहा है
और वह वायु के संपर्क में यानी ऑक्सीजन और साथ में किसके नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी लोहा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, लोहे का ऑक्साइड बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं। तो लोहे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसका भार है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे पर जंग लगने के बाद उसके भार में यानी उसका भार है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि जो जिंक होता है वो आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। जिंक आयरन से लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जब जंग लगता है तो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण पहले जिंक का कोरोजन होता है और बाद में आयरन का कोरोजन होगा। तो आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जंग लगना ये कैसा परिवर्तन होता है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु, मिश्र धातु कौन सी होती है, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो किससे बनी होती है, जिंक और तांबे से मिलकर बनी होती है। तो सी इसका आंसर होगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक शब्द है पिताजी, पिताजी। तो पी से क्या हो जाएगा, पीतल, पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पीतल का निर्माण किससे होता है, तांबा और जिंक से होता है। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्पादक गैस निम्न में से किसका मिश्रण होती है। उत्पादक गैस, एक होती है उत्पादक गैस और एक होती है वाटर गैस। उत्पादक गैस को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाटर गैस और एक क्या है, उत्पादक गैस। तो वाटर गैस दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि H2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर H2 आएगा तो वो कौन सी होगी, वाटर गैस होगी। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में N2 आएगा तो वो कौन सी होगी, उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस होगी। तो आपको उत्पादक गैस पूछा गया है तो CO प्लस N2 इसका आंसर होगा। वाटर गैस को भी ध्यान में रखना, CO प्लस H2 होती है वाटर गैस।